नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। कोरोना से जुड़ी जो तमाम खबरें आ रही हैं अलग अलग शहरों से, खास करके बड़े शहरों से, चाहे वो मुंबई हो या महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहर या इधर गुजरात में अहमदाबाद हो, अहमदनगर हो, इन तमाम जगहों से, दिल्ली से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो काफ़ी परेशान करती हैं, डराती हैं। लोग परेशान हैं, मेडिकल कर्मचारी भी थकते जा रहे हैं। जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां पर सिविल अस्पताल के बाहर 108 एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है। इनमें कोरोना मरीज हैं जिनको अस्पताल लाया गया है इलाज के लिए, लेकिन अंदर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मरीजों को 6 से लेकर 8 घंटों तक एम्बुलेंस में ही इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये अहमदाबाद की हालत है। और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हालात सभी जगह बुरे हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोरोना से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये सवाल इसलिए है क्योंकि सरकार आंकड़े और शमशान पहुंच रहे शवों की संख्या में जो संख्या बताई जा रही है उसमें काफ़ी फर्क आ रहा है। राजधानी भोपाल में अकेले भदभदा विश्राम घाट पर ही शाम 6 बजे तक 37 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। 5 शवों को कब्रिस्तान में दफनाया गया। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें पूरे राज्य में 37 लोगों के मौत के आंकड़े बताए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन और शमशान घाट के आंकड़े बिल्कुल 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भदभदा विश्राम घाट, जहां सोमवार को 1-2 नहीं कोरोना मरीजों के 37 शव जले। कुछ परिजनों को भोपाल गैस कांड का खौफनाक मंजर याद आ गया। 84 में गैस कांड के पीड़ित के बाद दूसरा ये वक्त है जो हमको देखना पड़ रहा है। उस समय मैं 9th क्लास में था। 9th क्लास के बाद आज 50 साल की एज में आज पहली बार मुझे दूसरा मंजर देखने को मिल रहा है। अभी तक यहाँ 30 से 40 लाशें जो जलाई जाती है जो भी कोविड से रिलेटेड। ये और बात है कि सरकारी बुलेटिन में पूरे राज्य में 37 लोगों की कोरोना से मौत की बात लिखी है, जितनी लाशें एक शमशान में जलाई गईं। खैर, कोविड मरीजों के शव को नगर निगम की गाड़ी सीधे अस्पताल से विश्राम घाट के पिछले गेट पर लेकर आई। बाएं हिस्से में यहाँ 12 पिलर के साथ एक अलग व्यवस्था बनाई गई है ताकि सामान्य अंतिम संस्कार वाले लोग संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। लेकिन जो अपनों को अंतिम दर्शन देने आए वो भीड़ से परेशान हो गए। 3-4 घंटे से बैठे हुए हैं। डेड बॉडी जो है कि हमारी वो रखी हुई है वहाँ पर। अब चारों तरफ जो है डेड बॉडियाँ जल रही हैं। वहाँ क्रियाक्रम करना तो कर ही नहीं सकते, इतनी जल्दी वेट करना पड़ रहा है। जितनी बॉडी है उसके हिसाब से यहाँ पे जगह नहीं है, आप खुद भी देखिए। अव्यवस्था एक बात है, लेकिन मौत के आंकड़ों में असमानता दूसरी। 8 अप्रैल को भदभदा में 31 शवों सहित शहर में 41 शवों का कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया, जबकि उस दिन सरकारी मेडिकल बुलेटिन में पूरे प्रदेश में 27 लोगों की संक्रमण से मौत की बात कही गई। 9 अप्रैल को अकेले भोपाल में 35 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकारी बुलेटिन में पूरे राज्य में 23 लोगों की मौत की बात कही गई। 10 अप्रैल को भोपाल में 56, जबकि सरकारी बुलेटिन में 24 लोगों की मौत की बात कही गई। 11 अप्रैल को भोपाल में ही 68, जबकि सरकारी बुलेटिन में पूरे राज्य में सिर्फ 24 लोगों की मौत की बात कही गई। और 12 अप्रैल को शहर में 59 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकारी बुलेटिन में पूरे राज्य में 37 लोगों की मौत की बात बताई गई। हालांकि सरकार का कहना है कि वो कोई आंकड़े छिपा नहीं रही है। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि किसी भी तरह की मृत्यु के आंकड़े को छुपाया जाए और वो छुपा के किसी तरह का हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, ऐसा कहीं भी कोई मंशा नहीं। पिछले सप्ताह अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी कम पड़ जाने की बात भी सामने आई थी। 100-150 कुंटल लकड़ी जा रही है डेली परमानेंटली। अच्छा, रोज के कितने जल जाते हैं यहाँ? एक रोज 40, 45, 30, 32 आज गाड़ी आ रही है डेली कोरोना वाली। कोरोना की। अच्छा, इन शमशानों में काम करने वाले कर्मचारी भी अब थकने लगे हैं। हाथों में छाले पड़ गए हैं, कईयों को चोट लगी है। गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो कुछ महसूस कमजोरी भी हो जाती है, थकान होती है। आपको भी डर है? हाँ? आपको भी डर लगता है? डर लगता था शुरू में,
लग गई आदत तो अब करते रह जा रहे हैं। बॉडियों के साथ में पब्लिक ज़्यादा आ रही है। पब्लिक क्या थोड़ी कम आए तो थोड़ा आसानी रहती है। जब भीड़ भड़का हो जाता है, गर्मी इतनी तेज़ है किससे कहा नहीं जा सकता। बस पानी पे पानी पिए जाते हैं, खाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। सरकारी आंकड़ों में बाजीगरी के बीच एक हकीकत यह है कि जलती चिताओं के बीच बेहद नज़दीक दूसरी चिताएं सजाई जा रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए भी इंतज़ार करना पड़ रहा है, वो भी तब जब एक चिता ठंडी होने से पहले ही दूसरे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालात इतने भयावह हैं। संवाददाता को किसी कहानी का किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी शमशान में अक्टूबर के महीने में मैंने अपने ससुर जी को आखिरी विदाई दी थी। कोरोना की दूसरी लहर में इन चिताओं को देखकर भोपाल में कई लोगों को गैस त्रासदी का खौफनाक मंजर याद आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि वैसे तो नियमानुसार दाह संस्कार के तीसरे दिन स्वजन अस्थियां लेने शमशान में आते हैं, लेकिन अब इतना वक्त भी नहीं है। लाशों की कतारें लगी हुई हैं, तो दूसरे दिन फावड़े से समेट कर ही लोग राख हटा देते हैं और कई जगहों पर पोटली में रखकर दूसरे दिन अस्थियां चुनने के लिए लटका देते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और इस पूरे दौरान बहुत ज़्यादातर हमें से तमाम लोगों ने अपने अपने परिवारों में भी ये तमाम चीज़ें होती हुई देखी, जैसे आपने जिक्र किया। और आपकी जो रिपोर्ट है वो कई सवाल उठाती है। सवाल उन आंकड़ों पर है कि जो सरकारी आंकड़े दिए जा रहे हैं और जो ज़मीन पर हालात दिखाई दे रही है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जो सवाल उठ रहा है, वहाँ पर ज़मीनी हालात हैं किस तरह के? जो रिपोर्ट में दिखता है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है कि शमशानों पर भी इतनी भीड़ है। फिर ये जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उनमें इतनी त्रुटियां, ये तमाम जगहों पर है मध्य प्रदेश में ये हालात? देखिए, मैंने जो आपको आंकड़े बताए थे नगमा, वो भोपाल बनिस्बत पूरे राज्य के ही बताए हैं। अब अगर भोपाल में ही जो सरकारी बुलेटिन के आंकड़े हैं उससे ज़्यादा जो लोगों की मौत हो रही है, इस वक्त हम भदभदा विश्राम घाट में ही आप सीधे तस्वीरें देखिए, क्योंकि कुछ देर पहले एक पूर्व मंत्री ने मुझसे सोशल मीडिया पर बहस की कि हर मौत नहीं होती है। आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शव तो जल रहे हैं। 3 और लगभग 1 2 3 4 5 6 शवों की जो राख है वो अभी ठंडी नहीं हुई है, यानी लगभग 16-17 शव इस वक्त हमारे सामने जल रहे हैं। और जब देर रात आंकड़े आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये वो बेचारे निराश परिजन हैं जिनके अपनों को ढंग से शव यात्रा भी ढंग से उनकी हो नहीं पा रही है। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा है किस तरह से निराश हताश परिजनों को। और ये वो हिस्सा है भदभदा विश्राम घाट का जहां पर जो संक्रमित मरीज नहीं, जिनकी साधारण मृत्यु हुई है, उनकी लाशों को दूसरी तरफ जलाया जाता है। तो ये वो हिस्सा है। मेरे सामने अभी 16-17 शव यहाँ पर जल रहे हैं और जब आंकड़े आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है। क्योंकि सरकार, जैसे मैंने कल बताया कि कल ही यहाँ पर इस वक्त तक जब हम आए थे तो 37 शव जलाए जा चुके थे अकेले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक विश्राम घाट में, जबकि कब्रिस्तान भी है। यहाँ से जो लाशें चली जाती हैं वो सुभाष विश्राम घाट वहां पर जलाई जाती हैं। और जो मुस्लिमों के कब्रिस्तान है उसमें लगभग 5 लाशों को कल दफनाया गया था। तो आप समझ सकती हैं कि अकेले अगर राजधानी भोपाल में 41 लोगों की, क्योंकि जिनकी कोरोना से मौत होती है बाकायदा उसकी रजिस्टर में एंट्री होती है, और उसके लिए मैंने बताया कि शमशान का ये हिस्सा है। तो इसमें तो कोई गफलत हो ही नहीं सकती कि जो कोरोना से मौत हुई और जो कोरोना प्रोटोकॉल के अलावा जलाया गया उसमें वो आंकड़े अलग अलग हैं। तो साफ तौर पर मंत्री जी भले चाहे कहते रहें कि कोई उनको आंकड़े छुपाकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये हो रहा है और लगातार हो रहा है। पिछले साल भी ऐसी कई कहानियां हमने इंदौर से, भोपाल से दिखाई हैं कि कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में या तो कुछ बहुत बड़े तादाद में विसंगतियां पाई जा रही हैं या इस तरह के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। अब क्यों छिपाए जा रहे हैं इसके बारे में तो सरकार ही बेहतर बताए, लेकिन बताएगी तब जब वो मानेगी कि इन आंकड़ों में कोई विसंगति है। जी, आंकड़ों में विसंगति है, इसको मानना पहले जरूरी है, क्योंकि ये आंखों देखा हाल अनुराग बता रहे हैं हमें। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस विश्राम घाट पर हैं जहां पे मौजूद अनुराग, वहां पर उनकी आंखों के सामने से कल 37 शव जलाए गए थे। आज भी ये आंकड़े अब तक काफी ज्यादा हैं और जो सरकारी आंकड़े आए हैं उसमें कुल संख्या 37 की बताई गई है राज्य की, तो इसमें काफी ज्यादा विसंगति है। आपको पुणे की खबर दे दें, जिस पुणे में कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बन रही है, यहीं पर वो
केंद्र हैं जहां पर वैक्सीन बन रही है, कोविशील्ड वगैरह, उसी पुणे में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले परेशानी की वजह बने हुए हैं। हाल यह है कि अस्पतालों में यहां पर भी जगह कम है, ऑक्सीजन की यहां भी काफी कमी है, जो इस वक्त पूरे ही महाराष्ट्र का हाल है। लेकिन लगातार बढ़ रहे मामलों के बावजूद बाजार में जो दूरियां होनी चाहिए लोगों के बीच में, 2 गज की दूरी, वहां पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई इसका पालन नहीं कर रहा। बाजार में भीड़ भरी हुई है। राज्य में दिन में धारा 144 लगी है, जिसका मतलब है कि 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते। लेकिन बाजार में ऐसा हो रहा हो, ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इसी बीच पुणे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों को देखते हुए वहां नगर निगम ने एक वॉर रूम तैयार किया है ताकि लोगों को हर जरूरी जानकारी मुहैया कराई जा सके। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर के बारे में पता करने के लिए मरीजों के रिश्तेदार यहां पर फोन कर सकते हैं और यहां लगातार फोन आ भी रहे हैं। सोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, स्थिति की जानकारी आप हमें बताएंगे कि तमाम गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कोई नई नहीं है, बार बार कहा जाता है, लेकिन बीच में जब हालात सुधरे थे तो लोग इन चीजों को भूलने लगे थे। अब हालात बहुत बुरे हैं, बावजूद इसके और धारा 144 लगाई गई है, इसके बावजूद पुणे की जो तस्वीरें हमने देखी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और ये दूसरे शहरों में भी होगा। सोहित, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर है, तो लोग उन नियमों का पालन नहीं करे। एक तरफ अफरा तफरी है, अस्पताल में जगह नहीं है, लेकिन लोगों में वो जो नियमों को मानना चाहिए था वो, और उसका डर भी नहीं है कि हम ये ऐसा करें ताकि बीमारी ना फैले। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोग जिस तरह से पिछले साल कोविड से डर रहे थे उस तरह का डर नहीं है। और इसी की वजह से आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कड़े नियम बनाए गए उससे कम से कम 3-4 दिन पहले पुणे में मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया था। आपको याद होगा कि पिछले शनिवार को भी हम यहीं पर आए हुए थे। शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर कर्फ्यू का ऐलान है, लेकिन अगर आप देखोगे तो गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, लोग आपको सड़कों पर नज़र आएंगे। सुबह का हाल हमने बताया कि किस तरह से बाज़ार में लोग जा रहे हैं, तो लोगों का कहीं ना कहीं अब भी वो लगातार जिस तरह से नियम बनाए गए हैं उसका कहीं पर पालन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और प्रशासन की ओर से भी जिस तरह की कड़ाई हमने पिछले साल देखी थी कि अगर लोग बाहर निकलते थे तो पुलिस की ओर से कड़ाई की जाती थी, कई लोगों पर कार्रवाई की जाती थी, वो फिलहाल कहीं पर भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसका एक बड़ी वजह ये भी है कि जो पुलिस हो, प्रशासन हो, अस्पताल हो, डॉक्टर हो, वो भी पिछले 1 साल में लगातार काम करके थक चुके हैं। उनके ऊपर भी दबाव अलग अलग तरह के आ चुके हैं और ऐसे में उनकी ओर से भी पहले जैसे कड़ाई नहीं की जा रही है। पुणे की अगर बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले पुणे से आ रहे हैं। और पुणे में अभी के मैं आपको बता दूं कि आज जहां पर भी मैं गया था, जितने लोगों से बातचीत की, किसी को 2 दिन में अस्पताल में एक बेड मिल रहा है, किसी को 3 दिन में मिल रहा है। हम आपको बता दें कि अलग अलग जगहों के अलग अलग हालात हैं। अगर पुणे के अभी मैं ताज़ा स्टेटस देखूं जो अभी के हैं, तो अगर वेंटिलेटर बेड्स जिसकी सबसे ज़्यादा भी ज़रूरत है, 1131 में से केवल 25 बचा हुआ है और ये ऑन पेपर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वेंटिलेटर बेड ढूंढने जाओगे तो आपको 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। यही हाल ऑक्सीजन बेड का भी है। इसमें बताया जा रहा है कि 1762 में से 218 मौजूद है, माफ़ कीजिएगा, ऑक्सीजन बेड 9834 में से करीबन 750 मौजूद है, लेकिन लोगों को 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। आज हम आपको बता दें कि यहाँ से नायडू अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ पर भी जो उनके सुप्रिटेंडेंट से हमने बात की, ऑन रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि 160 बेड हैं, उससे ज़्यादा लोग आते हैं। कैजुअल्टी वार्ड जहाँ पर किसी को 10-15 मिनट के लिए रखा जाता है फर्स्ट एड करने के लिए, वहाँ पर 10 से 12 लोगों को रखा गया है कि अगर बेड खाली हो तो उन्हें वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। तो ये हालात हैं और इस सब के बीच में जिस तरह से लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ी है। अब इसकी विडंबना भी आप देखिए कि पुणे से ही वैक्सीन सब जगह पर जा रही है। इसको वैक्सीन सिटी भी कहा जाता है। अलग अलग देशों में भी यहाँ से वैक्सीन गई हुई है और यहीं पर सबसे ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों में पहले की तरह डर नहीं है, जो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग बाहर निकल रहे हैं और मामले बढ़ रहे हैं। जी शुक्रिया आपका सोहित। लोग बाहर निकल रहे हैं, मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन तमाम जितने भी कायदे, जितने भी नियम बताए गए उसके बावजूद देखा जा रहा है कि बाजारों में भीड़ भी है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको कि अब फिर से प्रवासी मजदूर घर लौटने लगे हैं।
पिछली बार कोरोना की लहर में जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज्यादा उसका बुरा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। अभी भी फिर से मुंबई से लेकर दिल्ली तक बस अड्डों और स्टेशनों पर गांव लौटने वालों की भीड़ इस पिछले साल की याद दिला रही है, जब लॉकडाउन के बाद लोग घर लौट रहे थे, जब ट्रेन और बसें बंद हो गई थीं और लोग पैदल चल पड़े थे। इस बार लॉकडाउन के डर से फिर वही आलम नजर आ रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र में जो सेमी लॉकडाउन है, वहां से बिल्डिंग निर्माण का कार्य में जो छूट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बिल्डिंग निर्माण से जुड़े बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, जो इमारत के निर्माण का काम करते हैं, वो अपने अपने गांव जाने की तैयारी में जुट गए हैं। इधर गुड़गांव और दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे से लेकर आनंद विहार तक लोगों की भीड़ है कि किसी भी तरह से घर के लिए बस मिल जाए। दिल्ली के सराय काले खान बस अड्डे से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, सराय काले खान पर किस तरह की भीड़ है और क्या लोगों में ये डर है फिर कि बसें बंद हो जाएंगी, ट्रेन बंद हो जाएगी? और क्योंकि अब तक कोई लॉकडाउन नहीं है, ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल बंद हो गया है, पर इसके बावजूद इतनी सारी संख्या में लोग आ रहे हैं लौटने के लिए, क्या बता रहे हैं वो? देखिए, आज मैंने बहुत सारे मजदूरों से बात की। 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि गांव में इस समय जो है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय है, वहां पर प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं, सरपंच के चुनाव हैं। इसके साथ में गर्मी के मौसम में जो मजदूर हैं वो वैसे ही अक्सर घर जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे बहुत सारे मजदूर मिले जिन्होंने बताया कि उनके पास काम तो है, लेकिन उनके मन में ये डर है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद उन्हें फिर से पैदल जाना पड़ेगा और बहुत सारी जो परेशानियां उन्होंने बीते साल झेली हैं, वही परेशानियां उन्हें इस बार झेलनी पड़ेंगी। तो ऐसे में केवल लॉकडाउन लगने के डर से तमाम जो मजदूर हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो गुरुग्राम के हों, झज्जर के हों, रेवाड़ी के हों, वो सारे मजदूर यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, सराय काले खां बस अड्डा, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ से फिर अपने अपने इलाकों की बसों में बैठकर वो अपने घर जा रहे हैं। तो उनके मन में एक डर इस बात का है कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, उनका परिवार भी साथ है। और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि हमने देखा कि बीते साल किस तरह से लोगों ने परेशानियां झेली और सैकड़ों किलोमीटर का जो सफर है वो लोगों ने पैदल ही तय किया था। तो मजदूरों के मन में वो सारी यादें भी ताज़ा हैं और वो नहीं चाहते कि ये जो पूरा जिस तरह से पिछले साल हुआ वही बात दोबारा दोहराई जाए। इसीलिए लॉकडाउन के डर से तमाम जो मजदूर हैं वो पहले से ही अपनी नौकरी का छोड़कर या अपना काम छोड़कर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। इनमें अधिकतर वो मजदूर हैं जो बेलदार हैं, मिस्त्री हैं, जिन्हें रोजमर्रा का काम मिलता है और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इस तरह के मजदूर ज्यादा हैं जो कि लगातार दिल्ली और एनसीआर से अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और एक तरह से जो पलायन का दूसरा दौर है वो चालू हो गया है। जी, तो पलायन का दूसरा दौर शुरू हो गया है। लोगों की भीड़ हर जगह पर नजर आ रही है। बहुत सारी जगहों पर अलग अलग वजह है। एक तो डर है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। मुकेश, धन्यवाद आपका। और जैसा आप मुकेश ने बताया कि चुनाव भी हैं, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, इसलिए भी लोग लौट रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना के RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट में देर होने की वजह से संक्रमण का दर बढ़ने की आशंका प्रकट की जा रही है। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट क्यों देर से आ रही है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर इंदिरापुरम के खालसा हेल्प कोविड टेस्ट सेंटर पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। कोरोना टेस्टिंग सेंटर के प्रबंधक लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मार्च तक जहां वो रोज 50 से 70 टेस्ट करते थे, वहीं अप्रैल में ये तादाद बढ़कर 250 से 300 तक पहुंच चुकी है। ऊपर से दिक्कत ये है कि RT-PCR की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। इससे संक्रमण फैलने की रफ्तार तेज होने का खतरा है। जो इसका वक्त लग रहा है वो तकरीबन 48 से 74 घंटे भी लग जाते हैं। पर उससे परेशानी ये हमारे जितने भी आम जनता उसको आ रही है कि उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की कोविड आपदा पर मेडिकल इंतजामों की पोल खोलती ये चिट्ठी वायरल हो गई है, जिसमें कानून मंत्री लिख रहे हैं कि कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग रहे हैं।
ये भी जिक्र करते हैं कि एक सप्ताह पहले चिकित्सा विभाग के एक बहुत ही बड़े अधिकारी से उनके टेलीफोन से बातचीत हो रही थी। उसमें उस अधिकारी ने उनको बताया कि रोज़ कोरोना की लगभग 17,000 टेस्टिंग किट उन्हें चाहिए, लेकिन केवल 10,000 टेस्टिंग किट उपलब्ध हो पा रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट देर से आने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि RT-PCR की रिपोर्ट समय पर न मिलने से कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने की आशंका है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करी है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लेबोरेटरीज को बढ़ाया जाए ताकि टेस्ट जल्दी हो सके, ताकि तभी हम जो है कोरोना को कंट्रोल कर पाए। दरअसल दिल्ली सरकार के केंद्रों पर इकट्ठा किए गए नमूनों की जांच स्पाइस हेल्थ नाम की एक लैब करती है। लैब ने अपनी वेबसाइट पर एकाएक ज्यादा परीक्षण होने की वजह से 2 दिन में रिपोर्ट देने की बात कहते हुए ग्राहकों से माफी मांगी है। लेकिन जहां पहले ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 12% हो चुकी हो, ऐसे में रिपोर्ट देने में देरी से जानकार संक्रमण दर और बढ़ने की आशंका प्रकट कर रहे हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ये अपील की है कि वो कोरोना के गंभीर संकट को देखते हुए CBSE की परीक्षाओं को रद्द करें। केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि CBSE की परीक्षा में 6 लाख बच्चे बैठेंगे, इसमें 1 लाख टीचर भी शामिल होंगे। ऐसे में बड़े स्तर पर कोरोना फैल सकता है। हमारे साथ शरद शर्मा हैं। शरद, इस पर और क्या डिटेल्स हैं? ये अपील की गई है और परीक्षाओं को लेकर काफी जो अभिभावक हैं उनमें चिंता बनी हुई है, तो क्या संभावनाएं लग रही हैं? नगमा, देखिए, पहले हमें समझना होगा कि जब स्कूल खुले थे उससे पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति हो गई। पहले स्थिति ये थी कि देश में कितना भी संक्रमण होता रहा, दुनिया में कितना भी संक्रमण होता रहा, जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें कुल संक्रमण का 8% उन बच्चों में देखा गया। लेकिन जैसे जैसे स्कूल खुले और संक्रमण बढ़ा, अभी कुछ दिन पहले से बढ़ना शुरू हुआ, तो ये देखा गया कि जो बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे के हैं, जो 1 से 8-9 साल के भी हैं या 11 से 18 तक के हैं, उनमें संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। वो क्यों फैल रहा है? क्योंकि ख़ास तौर से जो 9 से 12वीं के स्कूल खोले गए थे, ये बच्चे जो हैं संक्रमित होने लग गए, तभी जो है इनमें संक्रमण फैला। तो इसीलिए अब ये मांग न सिर्फ अभिभावक कर रहे हैं, बल्कि सरकारों ने भी, कुछ स्टेट बोर्ड ने भी अपनी जो परीक्षा है वो टाल दी है। और इसी के क्रम में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की है कि CBSE जो एग्ज़ाम हैं जो अभी मई में होने वाले हैं उनको टाल दे। लेकिन इसके अंदर एक समस्या है जिसकी वजह से केंद्र सरकार अभी तक इसमें पीछे नहीं हट रही है। वो ये है कि उनका ये कहना है कि अगर बिना मार्क्स के ही, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 10th में कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई थी, तो अगर 12th के भी इस बार ऐसे कर देंगे तो आने वाले समय में इन बच्चों को कहीं अगर दाखिला मिलना है या कहीं नौकरी की बात आएगी, तो उस सूरत में जब इनके मार्क्स नहीं दिखाई देंगे, मेरिट नहीं दिखाई देगी, तो इनको दिक्कत हो सकती है। तो केंद्र सरकार इस पॉइंट के साथ अभी तक अपनी बात पर अडिग है कि एग्ज़ाम होंगे। लेकिन जो स्टेट्स हैं वो ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो CBSE के एग्ज़ाम है या जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं वो रद्द किए जाएं। और इसी क्रम में इससे पहले ही के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मांग करते, दिल्ली के अंदर 9 से 12वीं के जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। और अभी ये नहीं पता है कि इनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि इनका भविष्य तभी निर्धारित हो पाएगा जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक तय स्थिति पर पहुंचे, आपस में बातचीत हो, तब जाके रास्ता निकल सकता है। केवल मांग कर देने से और केंद्र सरकार के किसी बात पर अड़ जाने से इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। कोई भी अपने बच्चे को जो है कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने के लिए स्कूल के अंदर नहीं भेज सकता है। तो एक तो बिल्कुल, एक तो परीक्षा क्या वो तनाव है, दूसरे की कोरोना संक्रमण का डर है, और इस बीच ये भी है कि उसके विकल्प हैं क्या, किस तरह से असेसमेंट किया जाएगा। तो ये तमाम सवाल बने हुए हैं। शरद, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। इस वक्त इसकी बात में एक ब्रेक ले रहे हैं।
नोएडा में रहने वाले 3 साल के रुद्राक्ष को आप सबकी मदद की जरूरत है। रुद्राक्ष स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से जूझ रहा है और इलाज के लिए इसे ज़ोलगेंस्मा नाम का इंजेक्शन लगेगा, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए है। रुद्राक्ष के पिता पेशे से ड्राइवर है और इसलिए इसे तमाम लोगों की मदद की जरूरत है। तीन साल का रुद्राक्ष ना खड़ा हो सकता है, ना सही से बोल सकता है और ना ही बिना सहारे के बैठ सकता है। रुद्राक्ष की हालत बताते बताते उसकी माँ नीता भावुक हो जाती है। ये बैठ उठ नहीं सकता, छोटी छोटी बातों के लिए 3 साल का बच्चा नॉर्मल हो जाता है, अपना सब कुछ करने लगता है। आज ये हमको आज भी ऐसा ही है जैसे कभी छोटा सा था। रुद्राक्ष के पिता कपिल बसोया पेशे से ड्राइवर हैं, पर बेटे के इलाज के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में नौकरी भी छोड़ दी है। दरअसल रुद्राक्ष को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 2 नाम की बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ एक इंजेक्शन ज़ोलगेंस्मा है, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए है। बेटे के इलाज के लिए कपिल ने अपनी जमीन तक बेच दी है। मुझे 10 महीने बाद पता चला था। तब मैंने इनको दिखाया था अपोलो में, एक हॉस्पिटल है अपोलो में, उनमें एक वीना काला डॉक्टर थी, उन्होंने मेरे को पहली बार बताया था कि इनको ये बीमारी है। तब से संघर्ष कर रहे हैं भैया। कौन कौन से हॉस्पिटल्स गए? मैं सेंट स्टीफन, गंगाराम, कलावती, सफदरजंग, एम्स, सब जगह होकर गया हूँ। अपोलो मैंने हमारा एक प्लॉट था भैया, वो भी बेच दिया बच्चे के लिए, और थोड़ा बहुत पैसा था वो भी लगा दिया है, और जो क्राउड फंडिंग से जमा कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए वो भी कर रहा हूँ। मदद कर दो। अब 18 करोड़ जुटाने के लिए परिवार सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दान देने की अपील कर रहा है। लोग दान कर भी रहे हैं, पर रुद्राक्ष के पास वक्त कम है और 18 करोड़ की रकम बहुत बड़ी। ये उनकी माँ है, ये उनके पिता हैं। रुद्राक्ष अभी उनके साथ में है और इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके पास 18 करोड़ रुपए होंगे तो वो जो इंजेक्शन है ज़ोलगेंस्मा वो इनको दिया जाएगा। फिलहाल पूरे देश से मदद मिल रही है इनको, और सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द वो इंजेक्शन रुद्राक्ष को लगेगा और ये आम बच्चों की तरह खेलेगा, पढ़ेगा और शायद बड़ा होकर के अपने देश का नाम रोशन करेगा। सहयोगी संजय कौशिक के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही। नमस्कार।